2003 में इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप की एक शांत गुफा में पुरातत्वविदों का सामना एक अप्रत्याशित खोज से हुआ। यह एक छोटे कद के मानव की हड्डियां थीं, जिसकी ऊंचाई 1 मीटर से भी कम थी। प्रारंभ में उन्होंने इसे एक बच्चे का कंकाल समझा। बाद में दुर्लभ बीमारी की संभावना भी जताई गई, लेकिन इनमें से कोई भी अनुमान सत्य तक नहीं पहुंचा। इस खोज ने मानव इतिहास के प्रति हमारी दृष्टि को बदल दिया और विकास की एक भूली हुई शाखा को उजागर किया। मानव वंश वृक्ष की इस विशाल संरचना में अब भी कई शाखाएं समय की धुंध में छिपी हुई हैं। पिछले 20 वर्षों में सबसे आश्चर्यजनक खोजों में से एक होमो फ्लोरेसियंसिस इसका स्पष्ट उदाहरण है। उनका शरीर बहुत छोटा था, जिससे वे कई लोगों को वास्तविक बौनों की याद दिलाते थे। पहले से ज्ञात होमो वंश की प्रजातियों के विपरीत उनकी पहचान अपेक्षाकृत हाल ही में हुई। उस वर्ष ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के वैज्ञानिक आधुनिक मनुष्यों के प्राचीन प्रवास मार्गों का अध्ययन करने के लिए फ्लोरेस द्वीप पर गए थे, लेकिन उन्हें जो मिला वह उनके अपेक्षित उत्तर से बिल्कुल अलग था। यह लियांग बुआ गुफा में लगभग पूर्ण अवस्था में संरक्षित मानव कंकाल था। उसका छोटा आकार और असामान्य शारीरिक अनुपात तुरंत ध्यान आकर्षित करने वाले थे। इसके बाद की खुदाइयों में कम से कम 15 व्यक्तियों के अवशेष और मिले। उनकी शारीरिक विशेषताओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे केवल छोटे कद के मानव नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र मानव प्रजाति थे। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, गहरे और खतरनाक समुद्री अवरोध लोम्बोक जलडमरूमध्य से अलग इस द्वीप तक वे कैसे पहुंचे? यह संकेत देता है कि उनके पूर्वज बहुत पहले संभवतः आदिम साधनों का उपयोग करके समुद्र पार कर आए थे। इस प्रश्न पर मुख्यतः 2 परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई हैं। एक के अनुसार उनके पैरों की संरचना के आधार पर वे होमो हैबिलिस या उससे भी पुराने ऑस्ट्रालोपिथेकस से विकसित हुए। दूसरी परिकल्पना दांतों और खोपड़ी की समानता के आधार पर उन्हें जावा द्वीप के होमो इरेक्टस से जोड़ती है। हालांकि अब तक कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं निकला है। डीएनए निकालने के सभी प्रयास विफल रहे हैं और यह रहस्य अभी भी बना हुआ है। होमो फ्लोरेसियंसिस की खोज ने वैज्ञानिक समुदाय को झकझोर दिया, लेकिन उनकी विशेषताओं ने और भी अधिक प्रश्न खड़े कर दिए। सबसे स्पष्ट और निर्विवाद तथ्य उनका अत्यंत छोटा कद है। शुरुआत में लियांग बुआ एक के कंकाल को एक दुर्लभ रोग का उदाहरण माना गया था, लेकिन कई समान नमूनों के मिलने से यह स्पष्ट हो गया कि यह पनातर अपवाद नहीं, बल्कि पूरी प्रजाति की विशेषता थी। अब तक पाए गए सबसे बड़े व्यक्ति की ऊंचाई भी केवल 1.09 मीटर थी, जबकि प्रमुख नमूना लियांग बुआ लगभग 1.06 मीटर का था। यह आधुनिक मनुष्यों की तुलना में लगभग 40% छोटा है। वे कांगो किम्बूटी, अंडमान द्वीपों के निवासी और सेमांग जैसे सबसे छोटे आधुनिक मानव समूहों से भी छोटे थे। इसी कारण उन्हें हॉबिट कहा जाने लगा। यह कोई वैज्ञानिक नाम नहीं, बल्कि एक रूपक है जो द हॉबिट में वर्णित पात्रों की याद दिलाता है। रोचक बात यह है कि मूल कथा में हॉबिट का कद फिल्मी चित्रण से भी अधिक होमो फ्लोरेसियंसिस के करीब है। उनकी विशिष्टता केवल कद तक सीमित नहीं थी। उनके पैर शरीर की तुलना में असामान्य रूप से बड़े, चौड़े और सपाट थे, जिससे उनकी चाल अलग प्रकार की रही होगी। उनके पैर की उंगलियां लंबी और पतली थीं और चलते समय उन्हें घुटनों को अधिक मोड़ना पड़ता होगा। इससे संकेत मिलता है कि वे धीरे चलते थे, पैर ऊंचा उठाते और थोड़ा आगे झुककर चलते थे। फिर भी उनके पैर आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थे। दूसरी ओर उनका वजन बहुत कम था। एक वयस्क का औसत वजन लगभग 25 किलोग्राम था। यह एक बॉर्डर कॉली कुत्ते से भी कम और आधुनिक वयस्क पुरुष के वजन का लगभग 1/4 है। तो वे इतने छोटे क्यों थे? इसका उत्तर संभवतः एक प्रसिद्ध विकासवादी प्रक्रिया, द्वीपीय बौनीकरण, आइलैंड ड्वार्फिज्म में निहित है। सीमित संसाधनों वाले अलग-थलग द्वीपों पर कई प्रजातियां जीवित रहने के लिए अपने आकार को छोटा कर लेती हैं। फ्लोरेस द्वीप बड़ा नहीं है। यह वैंकूवर द्वीप के लगभग आधे के बराबर है और वहां खाद्य संसाधन भी प्रचुर नहीं है। ऐसे वातावरण में छोटा शरीर एक अनुकूलन रणनीति रहा होगा। विकास की इस शांत प्रक्रिया में द्वीपीय पर्यावरण में संसाधनों की कमी ने धीरे धीरे छोटे शरीर को चयनित किया, अर्थात
वे जीव अधिक सफल रहे जो कम पोषण में भी पीढ़ियों तक जीवित रह सकते थे। कुछ परिकल्पनाएं आयोडीन की कमी को भी एक संभावित कारण मानती हैं। आयोडीन शरीर और तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए आवश्यक खनिज है और लंबे समय तक इसकी कमी का प्रभाव केवल व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरी प्रजाति पर पड़ सकता है। कुछ अध्ययनों में यह भी बताया गया है कि होमो फ्लोरेसियंसिस की कंकाल संरचना जन्मजात आयोडीन की कमी के मामलों से कुछ हद तक मिलती जुलती है, जैसे छोटा शरीर, सीमित मस्तिष्क आकार, थोड़ी भिन्न खोपड़ी संरचना, अपेक्षाकृत मोटे अंग और कलाई दाढ़ के दांतों की विशेष बनावट। हालांकि यह व्याख्या अभी व्यापक रूप से स्वीकार नहीं की गई है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि उनकी खोपड़ी आधुनिक मनुष्यों से इतनी अलग नहीं है और आयोडीन की कमी से सीधे संबंध को सिद्ध करने के लिए अभी पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध नहीं है। फिर भी उनके रूपात्मक अंतर स्पष्ट हैं। छोटी कॉलर बोन, आगे की ओर झुके हुए कंधे और विशिष्ट संरचना वाले कोहनी के जोड़, ये सभी विशेषताएं एक स्वाभाविक रूप से आगे की ओर झुकी हुई मुद्रा का संकेत देती हैं, मानो वे हमेशा दुनिया की ओर झुककर देख रहे हों। उनके चेहरे में भी आदिम लक्षण दिखाई देते हैं, उभरी हुई भौहें, स्पष्ट ठुड्डी का अभाव और दांतों में प्राचीन तथा विकसित विशेषताओं का मिश्रण। उनके कैनाइन दांत सरल थे जबकि दाढ़ें अधिक विकसित थीं, लेकिन इन भिन्नताओं के पीछे एक ऐसी विशेषता भी है जो आश्चर्यजनक रूप से परिचित लगती है, उनका मस्तिष्क। मस्तिष्क का आयतन लगभग 380 घन सेंटीमीटर था, जो होमो इरेक्टस से भी छोटा और आधुनिक मानव का लगभग 1/3 है। इसके बावजूद इसकी संरचना का संगठन आश्चर्यजनक रूप से समान था। विशेष रूप से अमूर्त सोच और योजना से संबंधित ब्रॉडमैन क्षेत्र 10 का अनुपात आधुनिक मनुष्यों के समान था। यह संकेत देता है कि छोटे शरीर के बावजूद उनकी संज्ञानात्मक क्षमताएं अन्य मानव प्रजातियों के तुलनीय स्तर पर हो सकती थीं। उनके द्वारा छोड़े गए पुरातात्विक अवशेष केवल उनकी संरचना ही नहीं बल्कि उनकी क्षमताओं के बारे में भी बहुत कुछ बताते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि होमो फ्लोरेसियंसिस में अत्यधिक अनुकूलन क्षमता थी। पुरातात्विक प्रमाण बताते हैं कि वे आग का उपयोग करते थे, शिकार के बाद भोजन को संसाधित करते थे और पत्थर के औजार बना सकते थे। और भी दिलचस्प बात यह है कि उनके उपकरण आसपास के क्षेत्रों में पाए गए होमो सेपियंस के उपकरणों से काफी मिलते जुलते हैं, जिससे विभिन्न व्याख्याएं उत्पन्न होती हैं। ये तकनीकें केवल श्रेष्ठता का प्रतीक नहीं थीं, बल्कि जीवित रहने के लिए आवश्यक थीं। प्लाइस्टोसीन काल का फ्लोरेस द्वीप एक अलग थलग दुनिया था, जहां प्रकृति चरम रूपों का परीक्षण करती थी। यहाँ द्वीपीय विशालता, आइलैंड जिगेंटिज्म नामक घटना के कारण छोटे जीव भी आश्चर्यजनक रूप से बड़े हो सकते थे। इसका एक प्रमुख उदाहरण विलुप्त विशाल सारस लेप्टोप्टिलोस रोबस्टस है। इसकी ऊंचाई लगभग 1.8 मीटर और पंखों का फैलाव 3.6 मीटर तक था, जिससे यह इतिहास के सबसे बड़े पक्षियों में गिना जा सकता है। इसका रूप पतले सारस जैसा था, लेकिन इसकी हड्डियां मोटी और मजबूत थीं, जिससे लगता है कि यह उड़ान पर कम निर्भर था। इसके बजाय यह जमीन पर चलता हुआ अपनी ऊंची दृष्टि और तीक्ष्ण दृष्टि शक्ति का उपयोग कर बड़े कृंतकों और सरीसृपों का शिकार करता होगा। ऐसे वातावरण में छोटे आकार के होमो फ्लोरेसियंसिस, जिनका शरीर बड़े कृंतकों के समान था, इस शिकारी के लिए संभावित शिकार बन सकते थे। यहाँ तक कि वयस्क भी ऐसे विशाल और शक्तिशाली जीवों के सामने पूरी तरह सुरक्षित नहीं थे। इसके अलावा इस द्वीप पर विशाल गिद्धों का भी निवास रहा होगा, संभवतः त्रिगोनोसेप्स वंश से संबंधित। यह वंश आज भी मौजूद है, लेकिन उस समय की प्रजाति अब विलुप्त हो चुकी है। उनका सटीक आकार ज्ञात नहीं है, लेकिन अनुमान है कि वे अपने आधुनिक समकक्षों से बड़े रहे होंगे। संभवतः ये सक्रिय शिकारी कम और आधुनिक रिश्तेदारों की तरह मुख्यतः मृत मांस खाने वाले थे। हालांकि कुछ संबंधित प्रजातियों को कई किलोग्राम वजन वाले शिकार करते हुए भी देखा गया है। यदि फ्लोरेस द्वीप के ये गिद्ध अधिक बड़े थे, तो छोटे होमो फ्लोरेसियंसिस निश्चित रूप से जोखिम में थे। वे प्रकृति की विशाल शक्तियों के बीच रहने वाले अत्यंत संवेदनशील जीव थे। हालांकि सबसे बड़ा खतरा सीधे शिकार से नहीं, बल्कि भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा से रहा होगा। शाकाहारी जीवों के अवशेषों के अध्ययन से पता चलता है कि होमो फ्लोरेसियंसिस को मृत मांस तक पहुंचने के अवसर बहुत कम मिलते थे।
जिससे यह संकेत मिलता है कि वे सीमित संसाधनों के लिए अन्य मांसाहारी जीवों के साथ लगातार प्रतिस्पर्धा करते थे। यदि कोई यह मानता है कि विशाल तेंदुए या मृतभक्षी गिद्ध इस द्वीप के निवासियों के लिए सबसे बड़ा खतरा थे, तो उसने अभी तक इस द्वीप के वास्तविक शीर्ष शिकारी पर विचार नहीं किया है, कोमोडो ड्रैगन। यह प्रभावशाली सरीसृप आज भी इंडोनेशिया के दक्षिण पूर्वी द्वीपों, जिनमें फ्लोरेस भी शामिल है, में पाया जाता है। प्लाइस्टोसीन काल में भी आज की तरह यह इस क्षेत्र का सबसे बड़ा स्थलीय शिकारी था। कुछ व्यक्तियों की लंबाई 3 मीटर और वजन 90 किलोग्राम तक पहुंच सकता था। भूमि पर इसके बराबरी का कोई जीव लगभग नहीं था, लेकिन इसका खतरा केवल आकार में नहीं था। कोमोडो ड्रैगन हर दृष्टि से खतरनाक था। सबसे पहले इसके दांत जिफोडोंट प्रकार के होते हैं, चपटे, पीछे की ओर मुड़े हुए और दांतेदार किनारों वाले। यह संरचना कई थेरोपोड डायनासोर के दांतों के समान है, जो मांस को फाड़ने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होती है। इसके अलावा इनके दांत लगभग हर 40 दिनों में बदल जाते हैं, इसलिए शिकार के दौरान दांत टूट जाने पर भी यह कोई बड़ी समस्या नहीं होती। आधुनिक अवलोकनों के अनुसार ये जीव गहरे घाव देकर और ऊतकों को फाड़कर अपने शिकार को काबू में करते हैं। घात लगाते समय वे प्रायः गर्दन को निशाना बनाते हैं और कुछ ही सेकंड में शिकार को मार सकते हैं। कई बार शिकार जीवित अवस्था में ही खा लिया जाता है। होमो फ्लोरेसियेंसिस के लिए ऐसी स्थिति अत्यंत भयावह रही होगी। और भी गंभीर बात यह है कि यदि पहला हमला बच भी लिया जाए, तब भी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती। पहले यह माना जाता था कि उनके मुंह के बैक्टीरिया ही घातक होते हैं, लेकिन अब यह ज्ञात है कि कोमोडो ड्रैगन के पास विष ग्रंथियां होती हैं। यह विष रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया को बाधित करता है, रक्तचाप को कम करता है, हाइपोथर्मिया और मांसपेशियों के पक्षाघात को उत्पन्न करता है और अंततः पूरे शरीर के विघटन का कारण बनता है। इसके अलावा ये जीव हमेशा अकेले शिकार नहीं करते। सामान्यतः वे एकाकी होते हैं, लेकिन घायल शिकार के आसपास कई कोमोडो ड्रैगन इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे बच निकलना लगभग असंभव हो जाता है। उनका आकार और आक्रामकता केवल छोटे जीवों तक सीमित नहीं है। ऐतिहासिक रूप से वे भैंसों और विलुप्त स्टेगोडोन जैसे बड़े जानवरों का भी शिकार करते रहे हैं। और भी चिंताजनक तथ्य यह है कि लगभग 13 किलोग्राम का एक युवा कोमोडो ड्रैगन भी होमो फ्लोरेशियंसिस के वयस्क से बड़े शिकार को मार सकता है। यहाँ तक कि आधुनिक मानव भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। पिछले 30 वर्षों में कम से कम 24 हमलों की रिपोर्ट हुई है, जिनमें मृत्यु दर लगभग 20% रही है। यह खतरा शार्क हमलों से भी अधिक हो सकता है। यदि कोई स्वयं की रक्षा करने में सक्षम होने का दावा करता है, तो उसे पुनः विचार करना चाहिए। कोमोडो ड्रैगन की त्वचा मोटी होती है और उसके भीतर छोटे अस्थिकण ऑस्टियोडर्म जड़े होते हैं, जो एक प्रकार के जैविक कवच का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त फ्लोरेस द्वीप के निवासियों को तटीय क्षेत्रों से भी सावधान रहना पड़ता था। वहां सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाया जाता है, जो आज जीवित सबसे बड़ा सरीसृप है। इसका वजन 1 टन से अधिक हो सकता है और इसकी काटने की शक्ति लगभग 16,400 न्यूटन तक पहुंचती है, जो भेड़िए की तुलना में लगभग 27 गुना अधिक है। यह संभव है कि इसने होमो फ्लोरेसियेंसिस की समुद्री संसाधनों तक पहुंच को सीमित कर दिया हो। हालांकि वे द्वीप पर रहते थे, संभव है कि वे हमारी कल्पना के अनुसार सक्रिय रूप से मछली पकड़ने में संलग्न न रहे हों। फ्लोरेस द्वीप एक उष्णकटिबंधीय स्वर्ग के बजाय विशाल सरीसृपों से भरा एक खतरनाक वातावरण था। फिर भी होमो फ्लोरेसियेंसिस केवल निष्क्रिय शिकार नहीं थे। अपने छोटे आकार के बावजूद वे कुशल शिकारी थे और अपने परिवेश के संसाधनों का प्रभावी उपयोग करना जानते थे। उनका आहार मुख्यतः द्वीप के कृंतकों पर आधारित था, लेकिन ये साधारण चूहे नहीं थे। फ्लोरेस द्वीप पर विशाल कृंतक पाए जाते थे, विशेष रूप से पापागोमिस और स्पिलियोमिस। ये आकार में खरगोश के बराबर थे और सामान्य चूहों से कहीं बड़े थे। ये कृंतक बहुतायत में उपलब्ध थे और एक स्थिर ऊर्जा स्रोत प्रदान करते थे। मध्यम आकार के शिकारी की अनुपस्थिति और स्थिर आवास के कारण वे पूरे द्वीप में फैले हुए थे और आदर्श शिकार थे। लेकिन होमो फ्लोरेसियेंसिस केवल छोटे शिकार तक सीमित नहीं थे। जीवाश्म प्रमाण बताते हैं कि वे केवल शिकार नहीं, बल्कि शिकारी भी थे, और आश्चर्यजनक रूप से
उनका लक्ष्य उस समय के पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे बड़ा जीव था, स्टेगोडॉन फ्लोरेंसिस, जो आधुनिक हाथियों का एक प्राचीन संबंधी था। यह भी द्वीपीय बौनेपन से प्रभावित था, लेकिन फिर भी द्वीप के अन्य जीवों की तुलना में काफी बड़ा था। प्रारंभिक व्यक्तियों का वजन लगभग 1.7 टन और कंधे की ऊंचाई लगभग 1.9 मीटर तक पहुंचती थी। समय के साथ उनका आकार घटता गया और प्लाइस्टोसीन के अंत तक कई व्यक्तियों का वजन लगभग 570 किलोग्राम रह गया था। होमो फ्लोरेसियंसिस संभवतः मुख्यतः युवा व्यक्तियों का शिकार करते थे, क्योंकि वे अधिक कमजोर और पकड़ने में आसान होते थे। स्टेगोडॉन के अवशेषों के पास पाए गए पत्थर के भाले धारदार औजार और टुकड़े योजनाबद्ध और बार बार किए गए शिकार का संकेत देते हैं। संभवतः वे समूह में काम करते थे और झुंड से अलग हुए जीवों पर घात लगाकर हमला करते थे। विशाल वयस्क जीवों का सीधा शिकार कम ही होता होगा, लेकिन वृद्ध या घायल जीव तुरंत संघर्ष का केंद्र बन जाते थे। उनकी लाशें बड़े पक्षियों, सरीसृपों और मनुष्यों को आकर्षित करती थीं, जिससे यह एक जीवित रहने का मंच बन जाता था, जहां हर जीव संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करता था। यह दृश्य मानो एक जीवित चित्र जैसा है। छोटे कद के मनुष्य साधारण औजारों के साथ शिकारी और विशाल जीवों के बीच चतुराई से चलते हुए। उनका शरीर भले छोटा था, लेकिन उनकी अनुकूलन क्षमता अद्भुत थी और वे कठोर वातावरण में जीवित रहना जानते थे। यह दर्शाता है कि शक्ति का निर्धारण केवल आकार से नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति और अनुकूलन क्षमता से होता है। होमो फ्लोरेसियंसिस इस तथ्य का स्पष्ट उदाहरण है। वे केवल कठिन द्वीपीय परिस्थितियों में जीवित ही नहीं रहे, बल्कि अपने पर्यावरण को आकार देने वाले भी बने। आश्रय बनाना, आग का उपयोग करना, औजार तैयार करना, वे एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का अभिन्न हिस्सा थे और शिकार, प्रतिस्पर्धा तथा मृतभक्षण जैसी प्रक्रियाओं में सक्रिय भूमिका निभाते थे। हालांकि खतरे केवल बड़े जीवों तक सीमित नहीं थे। शिकार के दौरान भी उन्हें छोटे और कम दिखाई देने वाले शिकारी जीवों से सावधान रहना पड़ता था। फ्लोरेस द्वीप पर विभिन्न प्रकार के सांप रहते थे, जिनमें कई अत्यंत विषैले थे। विशेष रूप से भयावह था जावन स्पिटिंग कोबरा, जो दूर से सटीकता के साथ विष फेंक सकता है। इसके अलावा वाइपर प्रजातियां और गहरे नीले रंग के समुद्री सांप भी पानी में छिपे रहते थे। इसके अतिरिक्त सभी खतरे विषैले नहीं थे। इस द्वीप पर एक और अत्यंत प्रभावशाली सरीसृप भी पाया जाता था, रेटिकुलेटेड पाइथन। इसकी संख्या अधिक नहीं थी, लेकिन गुफाओं के भीतर 6 मीटर से अधिक लंबाई वाले व्यक्तियों के प्रमाण मिले हैं, और यही वे स्थान थे जहां होमो फ्लोरेसियंसिस निवास करते थे। यदि दोनों का सामना हुआ होगा, तो वह जीवन और मृत्यु का निर्णायक क्षण रहा होगा। खतरे यहीं समाप्त नहीं होते। कम से कम 19 प्रजातियों के विषैले मकड़ियों, एक बिच्छू प्रजाति और घातक डंक मारने वाले विभिन्न प्रकार के ततैयों की पहचान की गई है। इसके अतिरिक्त कोमोडो ड्रैगन के एक निकट संबंधी एशियन वाटर मॉनिटर भी यहां पाया जाता था। यह प्रजाति 50 किलोग्राम तक वजन रख सकती है, अत्यंत कुशल शिकारी है और इसके विषैले होने की भी संभावना जताई गई है। इतने अनेक खतरों के बीच होमो फ्लोरेसियंसिस जैसे छोटे मानवों का न केवल जीवित रहना, बल्कि फलना फूलना वास्तव में आश्चर्यजनक है। लेकिन शायद इन्हीं कठिन परिस्थितियों में उनकी वास्तविक शक्ति सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मानो बंजर भूमि पर चुपचाप खिला हुआ एक फूल। फिर भी वे केवल जीवित ही नहीं रहे, वे अपने ही संसार में स्पष्ट रूप से विकसित भी हुए। जीवाश्म प्रमाण बताते हैं कि वे फ्लोरेस द्वीप पर लगभग 950 वर्षों तक अस्तित्व में रहे, जो मानव इतिहास में अत्यंत दुर्लभ और आश्चर्यजनक रूप से लंबा काल है। यह उपलब्धि केवल शारीरिक अनुकूलन से नहीं, बल्कि सांस्कृतिक क्षमताओं से भी समर्थित रही होगी। उनके द्वारा बनाए गए परिष्कृत पत्थर के औजारों ने शोधकर्ताओं को चकित कर दिया। केवल एक ही गुफा से 10 शून्य से अधिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो यह दर्शाते हैं कि उनके पास व्यवस्थित और दीर्घकालिक उपकरण निर्माण परंपरा थी। साथ ही फ्लोरेस द्वीप का भूगोल भी उन्हें प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करता था। विशाल, गहरी और बाहरी दुनिया से अलग थलग गुफाएं आदर्श आश्रय थीं, प्रकृति द्वारा निर्मित सुरक्षित निवास। साल भर स्थिर रहने वाली उष्णकटिबंधीय जलवायु ने भी उनके अस्तित्व को समर्थन दिया। नियमित वर्षा ने जल स्रोतों को बनाए रखा,
जिससे बड़े नदियों या झीलों की कमी की पूर्ति हुई। द्वीप का अलगाव जितना कठोर था, उतना ही लाभदायक भी था। इसने बाहरी प्रजातियों के प्रवेश को सीमित किया और प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा को कम किया। लेकिन प्रकृति की हर व्यवस्था की तरह यह अलगाव भी दोधारी तलवार था। कभी कभी समुद्र पार करके बाहरी जीव इस द्वीप तक पहुंचते थे, और लगभग 50 वर्ष पहले ऐसा ही एक आगंतुक यहां पहुंचा। वह हमारे लिए अपरिचित नहीं, बल्कि अत्यंत परिचित था। लेकिन उस समय के द्वीप निवासियों के लिए शायद एक अवांछित आगंतुक, वह था होमो सेपियंस। मानव इतिहास केवल भाषा या वस्तुओं में ही दर्ज नहीं होता, कभी कभी यह अनुपस्थिति अर्थात लुप्त हो चुके अस्तित्व की चुप्पी के माध्यम से भी प्रकट होता है। होमो फ्लोरेसियंसिस ने अपने संसार में बुद्धिमत्ता, तकनीक और पर्यावरण के साथ गहरे संबंध के माध्यम से जीवन व्यतीत किया। दूरस्थ द्वीप पर बिना किसी बाहरी सहायता के विशाल जीवों, सीमित संसाधनों और निरंतर प्रतिस्पर्धा जैसी कठिन परिस्थितियों में भी वे जीवित रहे। ऐसी परिस्थितियां जिनकी कल्पना आज करना भी कठिन है। उनका विलुप्त होना कोई दर्ज घटना नहीं है, न ही इसके स्पष्ट प्रमाण हैं। यह समय के प्रवाह में घटित अनेक मौन विलुप्तियों में से एक है। संभव है कि आधुनिक मनुष्यों का आगमन इसका कारण बना हो, या यह अपरिहार्य पर्यावरणीय परिवर्तनों का परिणाम रहा हो। लेकिन एक बात निश्चित है, लगभग 10 लाख वर्षों के उनके अस्तित्व ने गहरी छाप छोड़ी है। होमो फ्लोरेसियंसिस को देखते हुए हम समझते हैं कि मानव इतिहास एक सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक विशाल वृक्ष की तरह है, जिसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई हैं, और हर शाखा, हर पत्ता, भले ही गिर चुका हो, अपना विशिष्ट महत्व रखता है। और शायद इस दूरस्थ अतीत की कहानी को समझना ही अपने वर्तमान को समझने का सबसे गहरा मार्ग है।